आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है व्यू कंपोनेंट। इसके पहले जो हम लोग देखे थे वो देखे थे पार्शियल व्यू। पार्शियल व्यू के बारे में क्या बताए थे कि पार्शियल व्यू ऐसे सिचुएशन में यूज करते हैं जहां पे कोई एक ऐसा पेज का पार्ट है या पेज के अंदर कोई ऐसा कंटेंट है जो बहुत जगह अलग अलग पेजेस के अंदर क्या हो रहा है, चाहे वो सेम कंट्रोलर का है या अलग अलग कंट्रोलर का है, कोई व्यू है और उसके अंदर वो पार्ट रहेगा। तो मान लो कि तुम्हारे पास 100 ऑफ पेजेस है तो हो सकता है उसमें 10, 15, 20, 25 पेजेस के अंदर वो चीज होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, उसके लिए बनाते हैं पार्शियल व्यू। पार्शियल व्यू बताए थे दो तरह का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है तुम्हारा स्ट्रांगली टाइप्ड। स्टैंडर्ड में क्या होता है, किसी भी तरह का डेटा जो है उसके साथ बाइंड नहीं होता है, वो स्टैटिक कंटेंट जनरेट करता है। आपका कोई भी स्टैटिक कोड होगा एचटीएमएल का, सीएसएस का, बूटस्ट्रैप का या जेएस का, सब मिला के, और वो एक व्यू होगा जो कहीं पे जाके अटैच हो जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारा कोई बैनर है या कोई ऐड है, कुछ बना के रखे जो कुछ कुछ पेजेस पे दिखना चाहिए, या कुछ ऐसा कंटेंट है जो कुछ कुछ पेजेस पे कहीं कहीं पे दिखना चाहिए, लेकिन उसको डेटा से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा हम लोग क्या देखें कि नहीं, अगर आपको ऐसा भी हो सकता है कि उसको कोई डेटा चाहिए, वो डेटा पे काम कर रहा है। जैसे हम लोग पिछले बार प्रोडक्ट कार्ड बनाए थे तो वो डेटा पे काम कर रहा था, वो डेटा चाहे डेटाबेस से आ रहा है या कोई कंट्रोलर दे रहा है, तो डेटा के साथ वो बाइंडेड रहता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, जब जब जिस जिस व्यू के अंदर उस पर्टिकुलर व्यू को अटैच किया जाएगा तो उस व्यू का जो एक्शन मेथड है, वो एक्शन मेथड से वो डेटा जिसके साथ वो बाइंड है वो डेटा उसको पास करना पड़ेगा। मतलब अगर एग्जांपल समझो कि मान लो कि तुम्हारे पास एक कोई पार्शियल व्यू है और वो किसी मॉडल के साथ क्या है, बाइंडेड है, तो जब जब वो पार्शियल व्यू को जिस पर्टिकुलर व्यू के अंदर अटैच करेंगे तो व्यू को कॉल कराने के लिए क्या होगा, एक्शन मेथड होगा। तो वो एक्शन मेथड से वो डेटा को पास करना पड़ेगा। अब सोचो कि तुम 20 पेज में 20 अलग अलग पेजेस में वो पार्शियल व्यू लगाए हो, तो 20 अलग अलग पेज जिसके अंदर वो पार्शियल व्यू लगा हुआ है, उसका जो एक्शन मेथड होगा, हर एक्शन मेथड से उसके लिए डेटा क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम एक बार थोड़ा सा ये व्यू कंपोनेंट बताने से पहले, क्योंकि इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होता है और बहुत लोग को डिफरेंस समझ में नहीं आता है, तो हम पिछला प्रोजेक्ट को ओपन कर रहे हैं जो लास्ट हम लोग प्रोडक्ट कार्ड वाला बनाए थे। ये समझाने के लिए सिर्फ, यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे एक हमारा इंडेक्स नाम का व्यू था जो पार्शियल व्यू को क्या कर रहा था, अटैच कर रहा था, और जितना बार अटैच करा था उतना बार ये डेटा भेज रहा था। लेकिन ये किसके अंदर भेज रहा था, इंडेक्स पेज के अंदर भेज रहा था। तो जब इंडेक्स पेज का अगर देखोगे यहाँ कंट्रोलर, तो इंडेक्स पेज के अंदर से जब भी उसको हम लोग कॉल कराएंगे ऐसा व्यू को जिसके अंदर, ध्यान दो, हम लोग ऐसे व्यू को कॉल करा रहे हैं जिसके अंदर कोई स्ट्रांगली टाइप्ड पार्शियल व्यू ऐड है, तो स्ट्रांगली टाइप पार्शियल व्यू के लिए आपको जो पेरेंट व्यू है उसका एक्शन मेथड से डेटा पास करना पड़ रहा था। ठीक है, चाहे वो डेटा तुम यहाँ पे बना के भेज रहे हो या डेटाबेस से भेज रहे हो, तो डेटाबेस से फिर फेच करके भेजना पड़ेगा। अब सपोज कोई एक और कंट्रोलर, हम ऐसी सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसा सिचुएशन इसके में नहीं आएगा, लेकिन एक और कंट्रोलर हम लोग बना लेते हैं, कुछ भी नाम देते हैं, डेमो कंट्रोलर। तो यहां पे भी हम लोग क्या, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, डेमो कंट्रोलर ऐड करते हैं। अब इस डेमो कंट्रोलर का भी एक व्यू ऐड करेंगे, राइट क्लिक, ऐड व्यू, और इसके अंदर भी तुम चाहते हो कि वही डेमो कंट्रोलर को भी कोई हेड ये करेगा, हिट करेगा, तो उसमें भी वही काम होना चाहिए जो तुम्हारा उधर होगा था, इसके अंदर जो तुम्हारा इस इंडेक्स के अंदर हुआ था। इसको कॉपी करते हैं और डेमो कंट्रोलर का व्यू में पेस्ट कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये क्या रिसीव कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है इनुमरेबल प्रोडक्ट का लिस्ट रिसीव कर रहा है। तो अब प्रोडक्ट का लिस्ट रिसीव कर रहा है, मतलब अब डेमो कंट्रोलर से भी अब तुमको वहां पे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट भेजना पड़ेगा। मतलब फिर से वही काम करना पड़ेगा। अगर तुम डेटाबेस से ला रहे हो तो डेटाबेस से लेके आओ, खुद से प्रिपेयर कर रहे हो, मान लो यहाँ तो हम लोग फिलहाल स्टैटिक किया था, तो यहाँ से तुमको इसको प्रिपेयर करके और फिर वहां पे भेजना पड़ेगा। मतलब जितना बार कोई भी स्ट्रांगली टाइप व्यू है, पार्शियल व्यू है, तो उसको जब भी जहां भी यूज करेंगे, जिस व्यू के अंदर यूज करेंगे, उस जो पेरेंट व्यू होगा उसका जो एक्शन मेथड होगा वहां से डेटा को रिसीव करना पड़ेगा। ये तुमको बार 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 ये चीज को रिपीट करना पड़ेगा, बार बार हर जगह तुमको वो लिखना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ डेमो हम लोग देते हैं, डेमो देंगे तभी काम वही करेगा। देखो आ गया, लेकिन इसको डेटा पास किया गया कहां से, उसका पेरेंट व्यू का जो एक्शन मेथड है
उससे। ये तुमको कोड को बार बार लिखने से प्रॉब्लम क्या है, बार बार लिखने से प्रॉब्लम है कि एक ही कोड तुमको बार बार देना पड़ रहा है। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए क्या आया, इसी चीज को सॉल्व करने के लिए व्यू कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट आया। व्यू कंपोनेंट क्या है, एक तरह का पार्सल व्यू जैसा ही चीज है, बट ये सेल्फ रिलायंट होता है, मतलब ये भी मॉडल से बाइंडेड रहेगा, लेकिन ये डेटा के लिए कंट्रोलर पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। इसको जब जरूरत पड़ेगा तो ये डेटा अपना खुद से अरेंज कर लेगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इसके पास अपना कंट्रोलर होगा। इसके पास क्या होगा, अपना कंट्रोलर होगा। मतलब ऐसा पार्शियल व्यू एक तरह का बोल सकते हैं। अब पार्शियल व्यू नहीं होता, ये समझाने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा पार्शियल व्यू जिसके पास अपना एक मिनी कंट्रोलर होगा। मिनी कंट्रोलर मतलब उसको जितना जरूरत है वो अपना डेटा अरेंज कर लेगा, चाहे वो कहां से अरेंज कर रहा है, चाहे वो खुद से बना के हम लोग वहां पे दे रहे हैं या फिर डेटाबेस से कर रहे हैं। फिलहाल अभी हम डेटाबेस से करके दिखाएंगे। तो अब आते हैं व्यू कंपोनेंट पे क्या है। अ व्यू कंपोनेंट इन ASP.NET Core MVC इज अ रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट। अब याद रखना कि ये जब हम लोग पार्शियल व्यू भी पढ़े थे तो वहां पे भी यही टर्म था, रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट। मतलब एक बार कोई कंपोनेंट बना के हम जहां चाहे जिस पेज में चाहे वो ऐड कर सकते हैं। दैट कैन कंटेन इट्स ऑन C# लॉगिन लॉजिक एंड इट्स ऑन रेजर व्यू। अभी देखो वहां पे सिर्फ क्या होता था, रेजर व्यू होता था, C# का लॉजिक नहीं होता था। C# का लॉजिक मतलब जो डेटा वगैरह पे काम करना वो नहीं होता था। इसमें इसका क्या होगा कि अपना रेजर व्यू भी होगा और अपना लॉजिक भी होगा। यू कैन थिंक ऑफ इट्स एज अ मिनी कंट्रोलर प्लस मिनी व्यू। एक तो नॉर्मल कंट्रोलर नॉर्मल व्यू होता है, ये क्या होगा, मिनी कंट्रोलर और मिनी व्यू होगा। डिजाइन्ड स्पेसिफिकली फॉर रेंडरिंग रियूजेबल पार्ट ऑफ पेज। कोई भी पेज का कोई एक पार्ट है, कोई कंपोनेंट है, उसको रेंडर करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। जैसे मान लो कि कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो प्रोडक्ट लिस्ट, तो मान लो तुम किसी भी पेज में जाते हो तो वहां पे देखो कुछ प्रोडक्ट का जो है वो कॉमन रहता है। तुमको हर, मान लो कोई भी सेक्शन में जा रहे हो तो कुछ ऊपर में प्रोडक्ट्स जो तुमको सामने दिख रहा है, तो वो हर पेज के अंदर उसको ऐड करना पड़ेगा, तो प्रोडक्ट लिस्ट हो सकता है। शॉपिंग कार्ट समरी हो सकता है, तुम कोई भी पेज में जा रहे हो, शॉपिंग कार्ट समरी साइड में दिख रहा है कि तुम क्या क्या ऐड करके रखे हुए हो। या कैटेगरी का मेनू कि भाई तुम वहां से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो प्रोडक्ट का। लेटेस्ट प्रोडक्ट्स जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ वो हर पेज पे आपको दिख रहा है। या पॉपुलर प्रोडक्ट्स जो ज़्यादा पॉपुलर है वो हर दिख रहा है। या लॉगिन स्टेटस, लॉगिन है कि लॉग्ड आउट है, वो आपको दिख रहा है। नोटिफिकेशन काउंट, अगर मान लो कोई ऐप है उसमें कुछ नोटिफिकेशन तो रहता है ना, कि नोटिफिकेशन जैसा व्हाट्सएप पे 3, 4, 5, या कोई भी मान लो फेसबुक पे चलेगा, तुम किसी भी पेज पे जा रहे हो तो ऊपर देखो तुम्हारा जो नोटिफिकेशन काउंट है वो सब जगह दिखता है। तो सिंपल सा बात है कि कोई ऐसा रियूजेबल यूआई कंपोनेंट बनाना है जो डेटा के साथ बाइंडेड रहेगा। तो वो तुम पार्शियल व्यू से भी बना सकते हो, स्ट्रांगली टाइप पार्शियल व्यू से। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जब जब वो जिस व्यू के अंदर लोड होगा तो वो व्यू को आपको उसका एक्शन मेथड से डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये भाई साहब सेल्फ रिलायंट होते हैं, जैसे बोलते हैं ना मोदी जी आत्मनिर्भर भारत। ये आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भर का मतलब क्या हो गया कि ये अपना डेटा खुद कलेक्ट करेगा जहां पे भी ऐड करेंगे। ये अपना पेरेंट व्यू या पेरेंट व्यू के एक्शन मेथड के बाद हाथ नहीं फैलाएगा, भैया आप हमको डेटा दीजिएगा तब हम उसको रेंडर कर पाएंगे, तो रेंडर नहीं कर पाएंगे। ये समझाने के लिए यहाँ पे बताएं कि व्हाट इज व्यू कंपोनेंट। व्यू कंपोनेंट होता क्या, तो यहाँ पे जनरली तुमको दो चीज बनाना पड़ेगा। एक बनाना पड़ता है व्यू कंपोनेंट क्लास, ठीक है, एक C# क्लास बनता है, और वो क्लास को व्यू कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए एक व्यू कंपोनेंट नाम का क्या होता है, क्लास होता है, उससे इनहेरिट कराना पड़ता है। कैसे, DB कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट कराना पड़ता है किसी भी नॉर्मल क्लास को DB कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए, वैसे ही इसको इनहेरिट कराना पड़ेगा। इनहेरिट कराएंगे तो ये तुम्हारा एंट्री पॉइंट ऑफ द व्यू कंपोनेंट होगा। मतलब जब भी कोई व्यू कंपोनेंट को ऐड किया जाएगा तो पहले यहीं से प्रोसेस शुरू होगा। इसके पास क्या होगा, इसके पास होता है C# का बिजनेस लॉजिक या UI लॉजिक। जो भी तुम डेटा कलेक्ट करना है, डेटा प्रिपेयर करना है और उसको रिटर्न करना, भेजना किसको, रेजर व्यू को, जो तुम्हारा जिसके पास HTML CSS बूटस्ट्रैप का कोड रहेगा। ये इसका काम क्या है, इसका काम है डेटा को प्रिपेयर करके, और एक तरह से कंट्रोलर का काम करेगा। समझाने के लिए अगर बोले तो ये कंट्रोलर का काम करेगा। ये डेटा पास कर देगा किसको, व्यू कंपोनेंट रेजर व्यू को, जो कि तुम्हारा नॉर्मल CSS HTML फाइल होगा। जो क्या करेगा, इससे डेटा को रिसीव करेगा, कंट्रोलर से नहीं कर रहा है, ये अपना जो इसका अपना बना के रखा व्यू कंपोनेंट क्लास, उससे रिसीव करेगा और उसको क्या करेगा, उसको अपने व्यू के अंदर जो पार्शियल व्यू बनेगा या जो तुम्हारा व्यू कंपोनेंट बनेगा उसके अंदर उसको अरेंज कर देगा, कहां कौन सा डेटा दिखेगा। और जब इस पर्टिकुलर व्यू कंपोनेंट को किसी व्यू के अंदर अटैच किया जाएगा तो ये क्या करेगा, जो यहां पे रेजर व्यू बताया गया वो यहां से डेटा लेके और उसको रेंडर कर देगा उस व्यू के अंदर। तो वो बताएंगे कैसे कैसे काम होगा ये। लेकिन इसमें सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है कि इसका स्ट्रक्चर को समझना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत सारा कुछ क्या होता है, कन्वेंशंस पे डिपेंड करता है। कन्वेंशन का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर याद होगा
एक जैसे हम लोग कोई भी कंट्रोलर बनाते हैं, तो कंट्रोलर जब बनता है तो उसका जब व्यू बनाते हैं तो व्यू का कन्वेंशन क्या है कि पहले व्यूज फोल्डर के अंदर उसका जो कंट्रोलर है उसके नाम से फोल्डर बनता है। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ एडिशनल फोल्डर्स बनता है। जब आप कभी भी व्यू कंपोनेंट बना के यूज करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक व्यू कंपोनेंट्स के नाम से डायरेक्टली प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर बनाना पड़ता है। और जितना भी व्यू कंपोनेंट बनाएंगे, हर व्यू कंपोनेंट का अपना एक व्यू कंपोनेंट का C# का क्लास रहेगा, तो वो बनाना पड़ता है। जैसे मान लो कि तुमको प्रोडक्ट व्यू कंपोनेंट बनाए, नाम से C# क्लास बनाए, तो वो हमेशा कहाँ स्टोर होगा, व्यू कंपोनेंट। उसी तरह से मान लो ऑर्डर व्यू कंपोनेंट अगर मान लो तुम बना रहे हो, तो वो भी कहाँ बनेगा, व्यू कंपोनेंट्स के अंदर। मतलब जब भी प्रोजेक्ट बनाएंगे और अगर आप व्यू कंपोनेंट बनाना चाहते हैं, तो कैसे मॉडल के लिए मॉडल्स नाम से फोल्डर बनाया हुआ रहता है, कंट्रोलर के लिए कंट्रोलर्स नाम से फोल्डर बनाया रहता है, उसके बाद तुम्हारा व्यू के लिए व्यूज नाम से फोल्डर बनाया रहता है, व्यूज के अंदर हर कंट्रोलर का अपना एक फोल्डर होता है। वैसे ही तुम्हारा व्यू कंपोनेंट का जो क्लास फाइल है, मतलब जो तुम्हारा C# का क्लास है, उसके लिए व्यू कंपोनेंट्स नाम से फोल्डर बनाना पड़ेगा। इसके अंदर क्या होगा, वो क्लास बनेगा जो किसको इनहेरिट करेगा, व्यू कंपोनेंट का, और बाकी उसका जो कोड क्या लिखना कैसे लिखना वो बताएंगे आगे। दूसरा हम क्या बताए थे, एक रेजर पेज बनाना पड़ता है। अब रेजर पेज कहां बनाएंगे, तो रेजर पेज जब भी बनेगा, हर कंपोनेंट का अपना एक रेजर पेज होगा, हर कंपोनेंट का अपना रेजर पेज होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या प्रोडक्ट व्यू कंपोनेंट है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी जो रेजर पेज बनता है वो कहां बनता है, व्यूज के अंदर। व्यूज के अंदर हम लोग कहां बनाएंगे, शेड। शेड में क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये जो तुम्हारा लेआउट हो गया, पार्शियल व्यू हो गया या व्यू कंपोनेंट हो गया, वो किसी पर्टिकुलर कंट्रोलर के लिए नहीं होता है, ये कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, इसलिए शेड में चले जाएंगे। और शेड के अंदर एक फोल्डर बनाना पड़ेगा आपको कंपोनेंट्स के नाम से। अगर ये कन्वेंशन को आप फॉलो कर रहे हैं तभी ये काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे व्यूज के अंदर पहले शेड तो बना रहता है, शेड के अंदर आप एक कंपोनेंट्स नाम से फोल्डर बनाएंगे, जैसे यहाँ व्यू कंपोनेंट्स नाम से बनाते हैं या कंपोनेंट्स नाम से बनाएंगे। अब क्या है, तो अगर यहाँ पे प्रोडक्ट व्यू कंपोनेंट है तो यहाँ प्रोडक्ट नाम का क्या बन जाएगा, एक फोल्डर बन जाएगा। अगर मान लो ऑर्डर व्यू कंपोनेंट नाम का है तो यहाँ पे ऑर्डर नाम का क्या बन जाएगा, फोल्डर बन जाएगा। तो हर व्यू कंपोनेंट के लिए, हर व्यू कंपोनेंट के लिए कंपोनेंट्स नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर एक एडिशनल फोल्डर बनते चला जाएगा, दिखाएंगे करके। और उसके अंदर जैसे मान लो कि तुम्हारा ये प्रोडक्ट व्यू कंपोनेंट है, तो इसके अंदर एक क्या बनाना पड़ेगा, CSHTML। और CSHTML का नाम हमेशा क्या होगा, डिफॉल्ट डॉट CSHTML ही होगा। और उसके अंदर फिर हम लोग क्या करेंगे, जो HTML CSS का जो UI कोड होता है वो लिखेंगे। अभी हम बना के दिखाएंगे, बहुत ईजी है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा होगा तो बना के दिखाएंगे, फटाफट समझ में। चलो शुरू करते हैं। और इस बार हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस से डेटा लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी तुमको समझ में आएगा कि हम लोग उसमें सारा कुछ वो काम कर सकते हैं जो कंट्रोलर के अंदर कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, MVC, नेक्स्ट, व्यू कंपोनेंट डेमो, नेक्स्ट, क्रिएट। क्या आ गया। अब अगर मान लो कि तुमको डेटाबेस वगैरह के साथ काम करना है, तुमको क्या करना पड़ेगा, चलिए टूल्स, कुछ पैकेज, न्यूगेज पैकेट को इंस्टॉल करना पड़ता है। SQL सर्वर जो प्रोवाइडर होगा, microsoft.entity-framework-core.sql सर्वर। करा लेते हैं टूल्स, करा लेते हैं डिजाइन। हम क्या बोले तुम लोगों को कि देखो, कोई भी जो पार्शियल व्यू होगा उसके पास अपना कंट्रोलर और अपना व्यू होगा। व्यू मतलब जो भी उसका कंपोनेंट का UI है वो होगा। उसके पास मॉडल नहीं होगा, मॉडल तुमको नॉर्मल ही यूज करना पड़ेगा, उसके पास अपना मॉडल नहीं होता है। चलिए एक मॉडल बना लेते हैं, जिस जो भी चीज आप दिखाना चाहते हैं। अब हम लोग वहां क्या दिखाना चाह रहे हैं, तो वहां पे दिखाना चाह रहे हैं
कोई इंप्लॉय का डिटेल्स, ठीक है, बहुत सारा इंप्लॉय होगा और इंप्लॉय का डिटेल्स वो दिखाएगा। मॉडल्स में गए, क्लास ले ली, इंप्लॉय डॉट सी के पास क्या होगा, पब्लिक INT ID होगा, पब्लिक स्ट्रिंग नेम होगा, पब्लिक स्ट्रिंग डेजिग्नेशन या पोजीशन जो लेना है ले लो, पब्लिक स्टेट ओनली, उसका DOB होगा, पब्लिक स्ट्रिंग का फोन नंबर होगा, का ईमेल होगा। ये मेरा क्या बन गया, मॉडल। हम लोग चाहते हैं कि ये तुम्हारा प्राइमरी की रहेगा, तो यहां पे की बना दिए। अब एक इंप्लॉय का कंट्रोलर होगा, जहां से इसका हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहां पे हम लोग करना चाहते हैं क्रिएट। चलो, अच्छा ये तो मॉडल बना ना, मॉडल बनने के बाद तो बाकी चीज हमको सेटअप करना पड़ेगा ना पहले। कनेक्शन स्ट्रिंग ऑन STR, सर्वर, डेटाबेस, व्यू कंपोनेंट DB, ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल्स टू ट्रू। ये काम हो गया। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर बना लेते हैं डेटा के नाम से, एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट बना लेंगे, राइट क्लिक, ऐड, और यहां पे दे देते हैं क्लास, आग आउट हो जाता, एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्स्ट डॉट सी, ये नेट करेगा DB कॉन्टेक्स्ट से। ये आइडेंटिटी का काम नहीं कर रहे हैं, अगर आइडेंटिटी का काम करते हैं तो यहाँ पे आइडेंटिटी DB कॉन्टेक्स्ट होता है, बाकी सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। तो पुराम .cs में इसको क्या कर देंगे, रजिस्टर कर देंगे। builder डॉट सर्विसेज डॉट add DB context, एप्लीकेशन DB context, SQL सर्वर, प्रोवाइडर बता दिया SQL सर्वर होगा, और इसको हमको क्या पास करना पड़ेगा, कनेक्शन डॉट कॉन्फ़िगर डॉट गेट ऑन STR। माइग्रेशन वगैरह बना के रन करा ले, पहले बेसिक सेटअप कर ले। ऐड माइग्रेशन इनिशियल, अपडेट डेटाबेस,
टेबल बन गया, चेक कर लेंगे हम लोग वहाँ जाके बाद में। अब हमारा यहाँ पे एक काम हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, एक कंट्रोलर बनाना है कि डेटा रहेगा तभी तो वो रिट्रीव करके देगा आपको, कोई भी व्यू रेंडर करके देगा। डेटा हम लोग का के लिए क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट एम्प्लॉय कंट्रोलर बना लेते हैं। ऐड एम्प्लॉय कंटेनर डॉट कंट्रोलर, एम्प्लॉय CONTROLLER, हाँ एम्प्लॉय कंट्रोलर। ये आ गया। यहाँ पे भी फिलहाल हम लोग इंडेक्स के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, इंडेक्स के लिए बाद में हम लोग देखें। हम लोग यहाँ पे बनाएंगे पब्लिक वाइड पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और क्रिएट रिटर्न व्यू। अब इसके लिए आपको क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है। तो हम लोग अभी खुद से नहीं बनाएंगे, देखो ले जाएंगे को पायलट में, अपना कोड लिखने से अच्छा है। को पायलट में जाएंगे और यहाँ क्या करेंगे, जेनरेट अ मॉडर्न लुकिंग responsive व्यू फॉर create action method of employee controller। इसमें एक चीज़ और हम लोग भूल गए करने के लिए, वो साथ ही साथ कर देते हैं। यहाँ पे आपको पब्लिक रीड ऑनली, यहाँ पे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को इंजेक्ट करना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट का कंस्ट्रक्टर बना के तो इंजेक्ट कर दें, डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट। यहाँ लिख देंगे यूजिंग कौन सा हमारा मॉडल है, एम्प्लॉय मॉडल, या बेस्ड ऑन वही मॉडल। सारा कुछ इसको प्रॉम्प्ट दे दिए कि एक मॉडर्न लुकिंग रिस्पॉन्सिव व्यू बनाना है फॉर क्रिएट एक्शन मेथड ऑफ एम्प्लॉय कंट्रोलर बेस्ड ऑन एम्प्लॉय मॉडल। देखो यहाँ क्रिएट जनरेट हो गया, बस यहाँ पे आप कीप कर लेंगे, अंडू नहीं करेंगे, अंडू कर दोगे सब गायब हो जाएगा, कीप कर देंगे, सारा कोड यहाँ पे आ जाएगा। एक बार इसको रन करा के देखते हैं कैसा दिखता है। मेरा कंट्रोलर कौन सा है, एम्प्लॉय का कौन सा एक्शन मेथड है, मस्त बना के दे दिया। फुल नेम, पोजीशन, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, ईमेल आईडी, यही सब था ना। अब यहाँ से हम लोग सबमिट करेंगे। अब देखो कुछ कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सारा कुछ करता। ठीक है, मॉडल ले लिया है और देख लेते कि ये फॉर्म वगैरह सब ठीक से बनाया कि नहीं। क्रिएट, ठीक है, हाँ क्या हुआ, ठीक है। एंटी फॉर्जरी टोकन भी, अच्छा ये देखो एक एंटी फॉर्जरी टोकन होता है, ये जनरेट किया जाता है और इसको रिसीव किया जाता है कहाँ पे, ये किस लिए होता है देखो, इसको बोलते हैं एक अटैक CR, देखो आँख से निकल रहा है, एक अटैक होता है, उसका कुछ नाम होता है, एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा है, वो कुछ शॉर्ट फॉर्म होता है उसका। तो होता क्या है कि बहुत समय क्रॉस
वेबसाइट क्रॉस साइट उसको बोलते हैं, अटैक बोलते हैं। एक अटैक होता है जहाँ पे होता है क्या है कि तुम्हारा कोई खुद अपना वेबसाइट में कोई फॉर्म बना लेता है, ठीक है, वो सोर्स कोड देख लिया राइट क्लिक करके और व्यू सोर्स में जाके वहाँ पे कोड देख लिया कि भाई किसको कॉल करा रहा है, उसका यूआरएल क्या है, और वो लोग करता क्या है कि अपना वेबसाइट में फॉर्म बना देता है और अपने वेबसाइट के फॉर्म से डेटा फिल करके और किसको भेज देता है, वहां पे एक्शन में तुम्हारा क्या कर देगा, एक्शन में डाल देगा उसका पूरा यूआरएल। तो वो अपने वेबसाइट से डेटा कैप्चर करेगा और भेज देगा किस में, भेज देगा तुम्हारा वेबसाइट को के कंट्रोलर को, और वो फिर कंट्रोलर उसको रिसीव करके काम कर लेता था। इससे बचने के लिए क्या होता है, बहुत जगह देखोगे इस तरह से एक टोकन जनरेट किया जाता है फॉर्म के अंदर, और ये जब फॉर्म सबमिट होता है तो यही टोकन कहाँ जाता है, फिर कंट्रोलर के पास जाता है, और कंट्रोलर क्या करता है, उसको चेक करता है। कैसे चेक करता है हम दिखा देंगे। तो ये एक्चुअली बहुत जगह ये वाला चीज़ तुमको दिखा हुआ मिल जाएगा, इसके बारे में हम बता देंगे। एग्जैक्ट टर्म हमको याद नहीं आ रहा कौन सा अटैक बोलते हैं उसको, और उसको कैसे चेक करते हो भी बता। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ, फिशिंग नहीं नहीं, फिशिंग नहीं बोलते हैं उसको। एक मिनट हम बता ही देते। क्रॉस साइट अटैक करके कुछ, हाँ देखो है ना, XSS अटैक, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक बोलते हैं। एक और भी होता है, एक मिनट यार, हाँ CSR या ऐसा कुछ, CSRS अटैक, हाँ वो भी उसी तरह का कुछ होता है ना, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर फॉर्जरी, हाँ CSRF, CSRF अटैक बोलते हो, क्रॉस साइट फॉर्जरी रिक्वेस्ट फॉर्जरी बोलते हैं, कि कोई दूसरा साइट से फॉर्जरी तरीका से आपके जो बैकएंड है उसको रिक्वेस्ट भेज दिया जाता है। उससे बचने के लिए ये काम होता है। दिखाएंगे अभी इसको वहां पे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे हो गया हमारा फॉर्म बन गया मस्त, ये सबमिट होगा, चला जाएगा किसके पास, ये चला जाएगा इंप्लॉय कंट्रोलर का पोस्ट के पास। तो यहाँ पे क्या करेंगे, HTTP पोस्ट, और यहाँ पे देखो वो होता है वैलिडेट एंट्री फॉर्जरी टोकन। ये देखो कोई भी वेब एप्लीकेशन जब अपना कोई टोकन जनरेट करेगा तो उसका कुछ पैटर्न होगा। ये वही चीज चेक करेगा कि जो टोकन वहां से आ रहा है फॉर्म में, वो मेरा जनरेट किया हुआ है या नहीं है। तो अगर इसका जनरेट किया हुआ टोकन रहेगा, अब इसका कुछ इंटरनल मैकेनिज्म है, ये कैसे करता है हम लोग को नहीं पता, बट वो वहां टोकन जनरेट होगा, उसका एक खास पैटर्न होगा और ये उसी को चेक करता है यहाँ पे। तो अगर कोई भी ऐसा फॉर्म जहां पे आप एंटी फॉर्जरी टोकन जनरेट किए हैं फॉर्म के अंदर, तो उसको यहाँ पे इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स आप क्या कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। बस लिख देना होता क्रिएट, और इसके अंदर क्या आएगा, इंप्लॉय का ऑब्जेक्ट आएगा, नेम स्पेस को इंपोर्ट कर लिए, क्योंकि हम लोग वहां कोई वैलिडेशन लगाए नहीं है, तभी हम लोग ज़्यादा दिमाग लगाते नहीं वैलिडेशन का। यहाँ सीधा सीधा क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉइज डॉट ऐड, और यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, एम्प्लॉय को ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि मेरा मोटिव है सिर्फ डेटा डाल देना है फिलहाल। अभी वैलिडेशन अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं वहाँ से, फिर आपको वैलिडेशन के लिए फिर वहाँ पे लगाना पड़ेगा एट्रीब्यूट, फिर यहाँ पे इफ वैलिडेशन मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड वगैरह करना पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव एसिंग, और ये क्या करेगा, रिटर्न व्यू, वापस अपने व्यू में चला जाएगा बिना कुछ लिए। मतलब हम अभी कोई मेरा इंडेक्स है नहीं, तो फिलहाल अभी मैं ऐसे कर दे, क्योंकि इंडेक्स वाला तो मेरे पास व्यू है ही नहीं, व्यू बाद में हम लोग बनाने जा रहे हैं। अब वापस इसको रन कराइए और 3-4 एम्प्लॉई धड़ल्ले से वहां पर ठोक दीजिए। अंकित कुमार,
वापस यहाँ आ गया, ठीक है। देखते हैं कि मेरा डेटाबेस में डेटा गया कि नहीं गया, क्योंकि हम लोग वापस तो इसी व्यू में भेजे हैं, इसलिए वापस इसी व्यू में आए। जा भाई, अभी तक हम लोग कोई भी व्यू कंपोनेंट का काम नहीं किया। अभी हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि पार्शियल व्यू में हम डेटाबेस से नहीं दिखा पाए थे, इसलिए सोचे कि कम से कम यहाँ पे डेटाबेस से दिखा। आ गया यहाँ पे डेटा, इसी तरह से दूसरा डाल देते हैं। पांच डाल देते हैं। चलो 3-4 डेटा डाल दी, मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा आ गया, 4 लोगों का डेटा आ गया। अब हम लोग इंडेक्स बनाएंगे, लेकिन इंडेक्स में हम लोग क्या चाहते हैं कि इंडेक्स जब खुले तो उसमें जो तुम्हारा डिटेल्स जाएगा वो तो एम्प्लॉय का ही जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग नहीं चाहते कि यहां से डेटा भेजे हम, वहां पे एक हम लोग क्या बनाएंगे, व्यू कंपोनेंट बनाएंगे, और वो डेटा अपने आप वो अपना जुगाड़ कर लेगा। कैसे जुगाड़ करेगा हम बताएंगे। इसका सिर्फ व्यू ऐड कर देते हैं फिलहाल के लिए। इसका क्या करते हैं, सिर्फ व्यू ऐड करते हैं। राइट क्लिक, ऐड व्यू, ऐड इंडेक्स डॉट CSHTML। बस अभी हम लोग देखोगे कि इस कंट्रोलर से कोई भी डेटा इस व्यू को हम लोग भेजे नहीं है। अब आपको व्यू कंपोनेंट बनाना है। व्यू कंपोनेंट हम लोग कैसे बनाते हैं, अब आते हैं वापस थ्योरी पे। व्यू कंपोनेंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर बनाना पड़ता है, जो तुम्हारा प्रोजेक्ट का रूट फोल्डर में ही बनता है। उसके अंदर एक क्लास ऐड करना पड़ेगा, जिस भी नाम से ऐड करिए, लेकिन उसका कुछ कन्वेंशन है। क्लास का नाम जैसे कैसे, कंट्रोलर में, एक मिनट, यहां थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। जैसे कंट्रोलर में लास्ट में आपको कंट्रोलर ऐड करना पड़ता है, वैसे ही व्यू कंपोनेंट में आप नाम कुछ भी दीजिए, लास्ट में आपको व्यू कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा। प्लस नॉर्मल किसी भी कंपोनेंट को, व्यू कंपोनेंट, नॉर्मल किसी भी क्लास को व्यू कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए कैसे, कंट्रोलर के लिए आपको कंट्रोलर क्लास को इनहेरिट करना पड़ता है, और वेब एपीआई में आपको कंट्रोलर बेस क्लास को इनहेरिट करना पड़ता है। या अगर आप डीबी कॉन्टेस्ट क्लास को, नॉर्मल क्लास को डीबी कॉन्टेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए डीबी कॉन्टेस्ट क्लास से इनहेरिट करना पड़ता है, वैसे ही यहाँ पे व्यू कंपोनेंट नाम के क्लास से इनहेरिट करना पड़ेगा। ये ऊपर वाला जो एट्रीब्यूट हो आप दे भी सकते, नहीं भी दे सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्ट है, कार्ट के जगह पे एक्चुअली यहाँ पे नाम क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट। आप चाहें तो जिस नाम से एक्चुअली होता है कि कंपोनेंट उसी नाम से बनता है जिस नाम से क्लास बना हुआ है, लेकिन आप चाहे तो आप चाहे कि क्लास किसी और नाम से बने, कंपोनेंट का नाम हम कुछ और रखना चाहते हैं, तो यहाँ व्यू कंपोनेंट नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट है तो यहाँ पे हम ऐसे PROD दे सकते हैं। तो यूज करते समय पूरा प्रोडक्ट लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हम बोले ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। अगर नाम चेंज करना चाहते हो तो देंगे, नाम नहीं चेंज करना चाहते तो नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो
हम लोग जो रूल है उसके हिसाब से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर ऐड करना पड़ेगा। इसका नाम क्या रहेगा, व्यू कंपोनेंट्स, है ना, व्यू कंपोनेंट्स। और इसके अंदर अब आपको वो बोल सकते हैं मिनी कंट्रोलर बनाना पड़ेगा जो डेटा कलेक्ट करके किसको देगा, आपका यूआई को देगा, जो पार्शियल व्यू रहेगा या व्यू कंपोनेंट रहेगा उसको देगा। तो इसके लिए राइट क्लिक करेंगे, यहां एक क्लास बनाएंगे। क्योंकि ये इंप्लॉय का डेटा दे रहा है इसलिए इसका नाम क्या रख देते हैं, इंप्लॉय मारो, राइट क्लिक ऐड और यहां क्लास। और ये हमेशा ध्यान रहे कि इसका नाम व्यू कंपोनेंट्स ही होना चाहिए फोल्डर का। और यहां पे आप नाम कुछ भी दीजिए, जैसे इंप्लॉय दे दिए, लेकिन लास्ट में क्या रहेगा, व्यू कंपोनेंट डॉट सी। अगला काम क्या होगा, इसको व्यू कंपोनेंट नाम के क्लास से इनहेरिट। उसके बाद व्यू कंपोनेंट, और ये कहां मिलता है, ये मिलता है तुमको एक पैकेज के अंदर, नेम स्पेस के अंदर, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, ASP.NET Core.MVC। यहां तक हो गया काम। अब इसके अंदर क्या लिखना, इसके अंदर पहला काम तो ये है कि तुमको डेटाबेस के साथ काम करना है। डेटाबेस के साथ काम करना तो तुमको डीबी कॉन्टेक्स्ट चाहिए। तो जैसे कंट्रोलर में आप डीबी कॉन्टेक्स्ट को इंजेक्ट करा सकते थे, तो कंट्रोलर वाला काम ये करेगा, ये देगा आपके व्यू को डेटा, पार्सल व्यू को डेटा। यहाँ पे क्या करेंगे, पार्सल व्यू मुंह से मेरा निकल रहा, पार्सल व्यू नहीं बोल सकते, व्यू कंपोनेंट को डेटा दे। यहाँ पे क्या होगा, रीड ऑनली, और जैसे वहां बनाते हैं एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट, ये भी क्लास है तो इसके पास भी कंस्ट्रक्टर होगा। अरे ये क्या आ गया, देखिए ऐसे कैसे आ रहा है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट। अब इसको इनिशियलाइज कर देंगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर देंगे, ये काम हो गया। तो यहां तक तो ठीक है, कंट्रोलर जैसा काम हुआ। लेकिन अब इसमें क्या करना पड़ता है, इसके अंदर आपको एक मेथड ओवरराइड करना पड़ता है। ओवरराइड का मतलब क्या होता है कि जिस नाम से बेस क्लास में कोई मेथड है उसी नाम से डिराइव क्लास में बनाने के लिए व्यू कंपोनेंट के अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम होता है इन्वोक एसिंक। इसको आपको क्या करना पड़ता है, जो ऑटोमेटिक कॉल होता है, ये ऑटोमेटिक कॉल होगा, इसको कॉल कराने का जरूरत नहीं है। जब भी कभी भी कोई भी व्यू कंपोनेंट लोड होगा जो किसके साथ लिंक रहेगा, इस पर्टिकुलर क्लास के साथ लिंक रहेगा, तो वो फंक्शन अपने आप कॉल हो जाएगा और वही मेन काम करेगा, डेटा देगा उसको, जो डेटा को फेच करेगा और रिटर्न करेगा। तो पब्लिक एसिंक टास्क, और ये क्या रिटर्न करता है, इसका जो रिटर्न टाइप होता है आई व्यू कंपोनेंट रिजल्ट, आई व्यू कंपोनेंट रिजल्ट, और इनवोक एसिंक। और इसके अंदर वो कोड लिखा रहेगा वेर एम्प्लॉइज इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट लिस्ट। अगर आप चाहे तो इसको अवेट कर दीजिए, यहाँ पे टू लिस्ट एसिंक कर दीजिए अगर एसिंक्रोनस काम कर रहे हैं तो, और ये रिटर्न कर दे। बस ये देखो एकदम छोटा सा क्या बन गया, एक कंट्रोलर बन गया। ये क्या नॉर्मली रहने दो, टू लिस्ट, इसमें अवेट हटा दो यहां से। इसका काम क्या है कि जब भी ये इन्वोक होगा ये क्या करेगा, आपका डेटाबेस में जाएगा, वहां से डेटा निकालेगा और लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय रिटर्न कर देगा। रिटर्न कर देगा लिस्ट ऑफ। ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा व्यू कंपोनेंट का जो क्लास वाला पार्ट है वो बना एक पार्ट। ये ध्यान रखें जितना कंपोनेंट बनाएंगे सबका ये क्लास अलग अलग बनना चाहिए। जितना भी हम लोग क्या बनाएंगे, जितना भी हम लोग कंपोनेंट व्यू कंपोनेंट बनाएंगे, जैसे अभी एक बनाए तो उसका एक क्लास बना, दूसरा कुछ और बनाना तो फिर उसका दूसरा क्लास बनेगा, तीसरा कुछ और बना तो उसका तीसरा क्लास बनेगा। हर व्यू कंपोनेंट का एक क्लास बनेगा, सारा क्लास व्यू कंपोनेंट से इनेट होगा, सबके पास ये मेथड को ओवरराइड करेंगे। अब ये डेटा खुद से बना के दे रहा है कि डेटाबेस के, अगर डेटाबेस के जाके दे रहा है तो फिर यहाँ पे तुमको डीबी कॉन्टेक्स्ट को इंजेक्ट करना पड़ेगा और उसका कोड लिखना पड़ेगा। ये खुद डेटा बना रहा है तो यहाँ पे वही लिस्ट वेस्ट बना के और हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, जैसे वहाँ पे हम लोग पार्सल व्यू में किए थे। यहाँ तक तो काम हो गया। अब इसका यूआई पार्ट बनाना है। यूआई पार्ट में भी बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। यूआई का मतलब क्या, व्यू। व्यू कहाँ बनेगा, व्यू फोल्डर में। और क्योंकि ये व्यू जो होगा वो किसी पर्टिकुलर कंट्रोलर के लिए नहीं होगा,
ये किसी भी कंट्रोलर का किसी भी व्यू में अटैच हो सकता है क्योंकि यूआई कंपोनेंट है, रियूजेबल कंपोनेंट है, तो शेयर्ड के अंदर बनेगा। अब शेयर्ड के अंदर आपको एक फोल्डर बनाना पड़ता है। यहां पे व्यू कंपोनेंट्स बनाए और यहां कंपोनेंट्स नाम से बनाना पड़ेगा। ये आपको कन्वेंशन को फॉलो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के साथ लिंक नहीं होगा। कंपोनेंट्स, ठीक है। और कंपोनेंट्स के अंदर जैसे यहां पे इंप्लॉय क्या था, इंप्लॉय व्यू कंपोनेंट था, तो कैसे यहां पे अगर याद होगा कि कंट्रोलर के अंदर इंप्लॉय कंट्रोलर होता तो यहां इंप्लॉय नाम से फोल्डर बन जाता है। तो वैसे ही यहां पे अगर तुम्हारा क्या है, यहां पे तुम्हारा अगर इंप्लॉय व्यू कंपोनेंट मतलब इंप्लॉय नाम से इसका कंपोनेंट है, अब कंपोनेंट के अंदर एक इंप्लॉय नाम से फोल्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब मान लो कि अगर कोई बोले कि नहीं अच्छा सर यहां पे अगर मान लीजिए कि कोई एक और कंपोनेंट बना रहता है जिसका नाम रहता है डेमो व्यू कंट्रोलर, तो क्या करना रहता है, तो इसी कंपोनेंट के अंदर एक और फोल्डर बन जाएगा, कौन सा, डेमो व्यू कंट्रोलर के नाम से। तो जितना तुम्हारा यहां पे व्यू कंट्रोलर सॉरी जितना भी तुम्हारा व्यू कंपोनेंट का क्लास रहेगा, सबके लिए कंपोनेंट्स के अंदर अलग अलग फोल्डर बनते जाए, और हर फोल्डर के अंदर एक CSS HTML फाइल बनेगा जिसका नाम हमेशा डिफॉल्ट रहेगा। इसका नाम हमेशा क्या रहेगा, डिफॉल्ट। लिखा हुआ है, नहीं लिखा, यहां पे लिखा हुआ था, यहां पे है ना, डिफॉल्ट डॉट CSS HTML। ये भी इसकी भी ध्यान रहे कि कुछ भी नाम नहीं दे सकते हैं, हमेशा नाम क्या देना पड़ेगा, ऐड, और यहां व्यू ऐड करेंगे, और उसमें क्या करें, व्यू कहां ऐड कर रहे हैं, ये इंप्लॉय फोल्डर के अंदर, और इसका नाम होगा हमेशा डिफॉल्ट डॉट CSS HTML। क्यों, अब ये सारा कन्वेंशन क्यों यूज करना पड़ रहा है, इसलिए यूज करना पड़ रहा है क्योंकि अभी देखना हम लोग कहीं पे भी इस वाले फाइल को इसके साथ लिंक नहीं करेंगे। ये कन्वेंशन के हिसाब से डॉटनेट खुद डिसाइड कर लेगा कि अच्छा यहां पे व्यू कंपोनेंट फोल्डर, इसमें इंप्लॉय व्यू कंपोनेंट है, इसका मतलब किसका कंपोनेंट का नाम इंप्लॉय हो गया, तो वो शेड में जाके कंपोनेंट फोल्डर खोजेगा, इंप्लॉय खोजेगा और अपने आप डिफॉल्ट खोज लेगा। ठीक है। तो जब भी इसको इन्वोक किया जाएगा, मतलब इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को यूज किया जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, पहले ये कॉल होगा, ये डेटा को फेच करेगा डेटाबेस से, और ऑटोमेटिक इसको पास कर देगा, तो इसको पास करेगा तो ये रिसीव करेगा मॉडल। और क्योंकि वहां से क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई, अगर सिंगल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता तो यहां सिंगल ऑब्जेक्ट बना देते हैं, लेकिन वहां पे एज पर द वहां पे क्या है, जो हम लोग कोड लिखे हैं, तो वो तो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा तुम्हारा आई इनोमरेबल, और इनोमरेबल में किसका ऑब्जेक्ट रहेगा, इंप्लॉय का ऑब्जेक्ट रहेगा। क्या आ गया। अब तुम यहां पे व्यू डिजाइन करो कि तुम उसको कैसे दिखाना चाहते हो, तो वो यूआई कंपोनेंट हम लोग यहां पे बनाएंगे। एक काम करते हैं, इसको डिजाइन बनाते हैं थोड़ा सा ऐसा आईडी कार्ड जैसा। तो को पायलट में भी जा सकते हैं, को पायलट में भी जा सकते हैं, और यहां पे बोल सकते हैं कि डिजाइन डिफॉल्ट डॉट CSS HTML एज एम्प्लॉई आईडी कार्ड अपीयर। पहले इसको डिजाइन कर लेने दो। अगर वो डिजाइन करेगा हम लोग को ठीक लगता है ना, तो फिर हम लोग अपने से करेंगे। देर सोचिए, पर कीप करके देखते हैं।
देखो ये अपने आप बनाया है नॉर्मल। अगर कोई इंप्लॉई नहीं मिलेगा तो बोल देगा कि इंप्लॉई नहीं मिल रहा है, अगर इंप्लॉई मिलेगा तो इंप्लॉई तो बहुत सारा होगा। अच्छा यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे अभी हम, CSS यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे है भैया कि ये जो मॉडल अगर मिलता है तो वहाँ पे तो बहुत सारा इंप्लॉई मिलेगा, तो एक लूप चला रहा है, और लूप चला के और पूरा का पूरा देखो आईडी कार्ड सारे का आईडी कार्ड जैसा प्रिंट कर देगा। अब यहाँ देखो एक एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि CSS इसी के अंदर डाल दिया है, और CSS इसके अंदर डालने से प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे @मीडिया लिखा हुआ है, और @ यहाँ पे जब भी लगाते हैं तो वो क्या समझने लगता है, वो रेजर कोड समझने लगता है। तो यहाँ से इसको हटाते हैं, क्या हट गया भाई, सिर्फ इसको हटाना है। और इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये अब एडिशनल चीज़ खुद से जनरेट किए इसलिए डाल दे रहे हैं। इसके लिए हम लोग CSS के अंदर जाते हैं, site.css के अंदर पूरा कोड डाल देते हैं, ये तो ऑलरेडी लिंक रहता ही है। डाल दिए यहाँ पे, ये मेरा क्या बना, अच्छा इसमें देखोगे अपने आप हर जगह वो सेट हो गया होगा। आ गया, एम्प्लॉय आईडी, हाँ देखो है ना, emp.name, emp.dob, emp.phone नंबर, emp.email id, तो वो लूप चलेगा फॉर ईच करके। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम खुद से ही बना सकते हैं, ये नॉर्मल कोड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मॉडल है जो यहाँ पे आया लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई, वो लूप चला रहा है क्योंकि 3 4 5 एम्प्लॉई हो सकता है, और हर एम्प्लॉई के लिए अलग अलग ये कार्ड बना दे रहा है। ये तो मेरा कॉम्पोनेंट बना, ये कोई व्यू नहीं बना, ऐसा कॉम्पोनेंट बना जो ऑटोमेटिक अपना डेटा खुद लेगा, वो व्यू को नहीं बोलेगा कि आप हमको क्या दीजिए। जैसे मान लो कि यहाँ पे इंडेक्स है, यहां से हमको उसको डेटा कलेक्ट करके देने का जरूरत नहीं है, वो खुद अपना जहां पे भी उसको ऐड किया जाएगा वहां खुद ब खुद अपना डेटा वो ऐड कर देगा। तो इसको कहां ऐड करना चाहते हैं हम लोग उसको ऐड करना चाहते हैं एम्प्लॉय का इंडेक्स में। अब अगला लास्ट काम क्या बचा, लास्ट काम बचा हमारा कि कैसे किसी भी कंपोनेंट को हम लोग यूज करते हैं। तो व्यू कंपोनेंट बन गया, इसके अंदर का काम हो गया। अब उसको यूज कैसे करते हैं, मान लो मॉडल, ये तो बहुत छोटा मोटा मॉडल बनाया हुआ कोड में, हम लोग तो अभी अच्छा एडवांस मॉडल बना लिए। अब उसको जहां पे भी आप यूज करना चाहते हैं तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, कंपोनेंट डॉट इन्वोक एसिंक, कंपोनेंट नाम का एक क्लास है, डॉट इन्वोक एसिंक, और वहां पे वो कंपोनेंट का नाम दे देंगे। और आगे क्योंकि ये एसिंक यूज कर, देखो इन्वोक भी होता है और इन्वोक एसिंक होता है, आप इन्वोक भी दे सकते हैं, अगर एसिंक्रोनस काम करना चाहते हैं तो इन्वोक एसिंक देंगे, तो आगे @ लगा देना होता है। ये वाला चीज को कहां ऐड करना पड़ेगा, हम किस में ऐड करना चाहते हैं, जो भी मेन पेज है जहां पे आप उसको यूज करना। मेन पेज तो मेरा ये है, फिलहाल यहां देते हैं अवेट कंपोनेंट डॉट इन्वोक एसिंक, तो वहां से क्या दे देंगे, एम्प्लॉय। कोई मॉडल वॉडल देने का जरूरत नहीं है, बस। अब यहां इंप्लॉय क्यों दिए, क्योंकि कंपोनेंट का नाम ही मेरा इंप्लॉय था। अब यहां पे देखो कहीं पे भी अगर इसको देखोगे, व्यू जो भी हम लोग बनाए इसमें, यहां पे कहीं पे भी हम लोग इसको लिंक किए हैं, ये वाला क्लास को नहीं किए। इन कन्वेंशन के हिसाब से वो ऑटोमेटिक काम हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं क्या होता है, ये काम करता है नहीं करता है। इंप्लॉय क्रिएट को कॉल नहीं करेंगे, उसका इंडेक्स को कॉल कर। अरीस गजब, आया सारा डिटेल दिख रहा है। सारा का कार्ड जैसा दिख रहा है, तो हम लोग उसी तरह से चाहिए रहते बनाना, तो अपना डिजाइन करके दे दिया, एम्प्लॉय ID 1, एम्प्लॉय ID 2, एम्प्लॉय ID 3 4, ठीक है। यहाँ पे नेम दिख रहा है, यहाँ पे उसका डेजिनेशन दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, फ़ोन नंबर दिख रहा है, ईमेल आईडी। और इसका फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ, कभी देखो हम लोग एक व्यू में ऐड किए, इसके अंदर यूज ऐड किए इंडेक्स के अंदर, मान लो एक और हम लोग उसके अंदर व्यू बनाते हैं आईडी कार्ड नाम से, प्रिंट आईडी कार्ड हो सकता है ना,
तो उसको जहाँ चाहे रीयूजेबल कंपोनेंट है, तुम जितना जगह चाहे वहाँ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ छोड़ दो, हम लोग यूज़ करते हैं किसके अंदर, होम का इंडेक्स के अंदर। होम के इंडेक्स के अंदर क्या है, कुछ नहीं करना है, @await component डॉट इन्वोकेसिंग एम्प्लॉय, बस। अब होम में भी आ जाएगा, और कहीं पे भी तुम्हारा डेटाबेस का कोड नहीं है। देखो यहाँ पे होम, अभी एक मान लो ये पार्सल व्यू रहता, तो पार्सल देखो आ गया यहाँ पे, होम में भी आ गया। तो अगर ये पार्शियल व्यू रहता तो तुमको होम के अंदर कंट्रोलर का होम का जो अभी इंडेक्स था वहां पे फिर तुमको एम्प्लॉय का डिटेल्स निकालना पड़ता, फिर उसको व्यू को भेजना पड़ता, फिर व्यू से तुमको लूप चला के कहाँ भेजना पड़ता, कंट्रोलर को सॉरी पार्सल व्यू को भेजना पड़ता। ये सेल्फ सफिशिएंट है, उसका अपना लॉजिक अपने पास है, बस आपको उसको क्या करना है, जिस पेज में लगाना है वहां पे आप उसको लिख दीजिए सिर्फ ये लाइन, और वो कंपोनेंट ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगा। चलो कुछ कुछ पूछ रहे थे, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? अब यहां पे अगर देखोगे कि दोनों को अगर कंपेयर किया जाए, व्यू कंपोनेंट को और पार्सल व्यू को, तो उसमें क्या है, रीयूजेबल यूआई दोनों है, पार्सल व्यू भी है, व्यू कंपोनेंट भी। दोनों के पास क्या अपना रेजर व्यू होता है? हाँ, रेजर व्यू होता है, क्योंकि रेजर सीएस एचटीएमएल फाइल बनाते हैं दोनों में हम लोग, वहां पे अंडरस्कोर करके और जो भी नाम देके बना लेते हैं, यहां पे तुम्हारा डिफॉल्ट करके बनता है। क्या पार्शियल व्यू में सी शार्प का लॉजिक होता है? लिमिटेड होता है। लिमिटेड मतलब लूप उप चला रहे हो तो वो सब हो सकता है, लेकिन डेटाबेस का काम वगैरह उसके अंदर हम लोग नहीं करते हैं, जबकि व्यू कंपोनेंट में करते हैं। क्या पार्शियल व्यू में डायरेक्टली डेटाबेस एक्सेस होता है? कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली अवॉइड किया जाता है। करने के लिए कर सकते हैं, वहां पे भी हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट को, वहां पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन फिर वो क्या होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजर वाला पेज में ही तुमको सी शार्प का कोड लिखना पड़ेगा, जबकि यहां पे क्या होता है, क्लीन कोड होता है। इस नहीं, उसके लिए अलग से एक व्यू कंपोनेंट क्लास बन जाता है जहां पे सी शार्प का कोड रहता है और यूआई का कोड अलग रहता है। पैरामीटर्स, इसमें जो है मॉडल या क्या दिया जाता है, या व्यू डेटा भेजा जा सकता है, ये इसमें स्ट्रांगली सपोर्टेड, अपने आप सपोर्टेड रहता है, अलग से तुमको कोई पैरामीटर भेजने का जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक लिंक हो जाता है। इसके पास कोई अपना लॉजिक होता नहीं, क्योंकि सी शार्प का कोड होता ही नहीं है, इसके पास अपना लॉजिक होता है। इसमें एसिंक्रोनस ऑब्जेक्ट ऑपरेशन होता है? नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई कोड ही नहीं है उस तरह का सी शार्प का, तो एसिंक्रोनस कोई ऑपरेशन नहीं होगा, जबकि यहाँ पे एसिंक्रोनस ऑपरेशन हो सकता है। बेस्ट फॉर सिंपल यूजेबल एचटीएमएल, अगर मान लो कोई ऐसा पार्सल व्यू कहाँ यूज करेंगे जहां ज्यादातर एचटीएमएल बूटस्ट्रैप, मतलब जो यूआई का कोड ज्यादा है, लॉजिक का कोड कम है, वहां पे ठीक है। लेकिन कोई ऐसा यूआई है जो डायनेमिक है, जो डेटाबेस पे डिपेंड कर रहा है, डेटाबेस के डेटा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं, व्यू कंपोनेंट का यूज। सिमिलर टू कंट्रोलर, पार्शियल व्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंट्रोलर नहीं होता, कंट्रोलर तो अलग होता है, क्योंकि इसमें देखोगे तो कंट्रोलर जैसा चीज इसके पास अपना होता है। कैन रिट्रीव डेटा, यूजुअली पेरेंट प्रोवाइड इट, पार्शियल व्यू को पेरेंट देता है, जबकि कंपोनेंट क्या करता है, अपना डेटा खुद ब खुद कलेक्ट करता है। तो ये दोनों में क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। तो ये पार्शियल व्यू और पार्शियल कंपोनेंट, ये दो टॉपिक जो था, एक्चुअली इसको शुरू में ही पढ़ाना था, हम बताए थे पिछले क्लास में भी, लेकिन किसी रीजन से ये स्किप हो गया था, दिमाग में नहीं था, छूट गया था। ये भी एक टॉपिक हम आप लोग का कंप्लीट कर दिए, और नेक्स्ट क्लास जो होगा वो होगा हमारा एक, हम लोग फॉर्म बनाना चाहते हैं जिसमें एजेक्स का काम करेंगे या जावास्क्रिप्ट का काम करेंगे, कि जैसे कभी कभी तुम लोग देखते होगे बिल वगैरह बनता है, तो बिल बनता है तो मान लो कि एक प्रोडक्ट नाम का टेबल होगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट नाम का जो टेबल होगा उसमें तो सारा प्रोडक्ट का डिटेल होगा, लेकिन जब हम लोग बिल बनाते हैं तो बिल का एक अलग टेबल होता है, या ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर का अलग अलग टेबल होता है। एक ऑर्डर टेबल होगा, फिर एक ऑर्डर डिटेल टेबल होगा। तो ऑर्डर टेबल में मेनली जो तुम्हारा ऑर्डर का डिटेल होता है, कि कौन सा कस्टमर ऑर्डर किया, किस डेट को किया, का एड्रेस क्या है, ये सब चीज उसके अंदर होता है। अब प्लस ऑर्डर डिटेल्स के अंदर क्या होता है कि वो कौन कौन सा प्रोडक्ट का ऑर्डर किया। तो हम लोग एक ऐसा फॉर्म बनाना चाहते हैं जो डायनेमिक फॉर्म होगा। डायनेमिक फॉर्म का मतलब क्या हो गया, तुम जब बिल बनाने जाओगे तो ठीक है, जो तुम्हारा ऑर्डर डिटेल्स है कि कस्टमर का नाम डाल दिए, डेट आ गया, फिर बाकी जो एड्रेस वगैरह वो डाल दिए, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो तो रन टाइम में, जैसे बिल जो बनाता है, तो मान लो तुम 10 प्रोडक्ट लेके गया तो तुम्हारा 10 प्रोडक्ट वो ऐड करता है, कोई 3 प्रोडक्ट लेके गया बिल बनवाने के लिए तो 3 प्रोडक्ट ऐड करता है। तो वहां पे हम लोग चाहते हैं कि एक डायनेमिक फॉर्म हो, कि हम ऐड करें तो प्रोडक्ट ऐड हो जाए, हम अगर कोई गलती से प्रोडक्ट ऐड हो गया तो वहां प्रोडक्ट को डिलीट कर पाए। तो उस तरह का काम
इसका सैकत का क्वेश्चन था, तो उस तरह का काम हम लोग कल करेंगे। आज इतना ही रखते हैं, ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो।